तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। आपके दो कविता आपके कोर्स में हैं। एक कविता है तो है आपकी पुष्प की अभिलाषा और दूसरी कविता है कैदी और कोकिला। तो आज हम इसकी कैदी और कोकिला जो कविता है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कविता पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में थोड़ा सा जानें। भारत एक आत्मा, इस विरुद्ध से समादृत माखनलाल चतुर्वेदी बहुत ही ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे। इनकी रचनाएं हमारे भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद एक जिला है, उसका गांव है बाबई, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और आप ये देखिए कि बचपन से इनके अंदर लेखन की प्रतिभा थी और देश के प्रति जो भावना होती है देशभक्ति की, वो इनमें थी। 1908 में एक प्रतियोगिता हुई थी। उस प्रतियोगिता का जो शीर्षक था वो रखा गया था राष्ट्रीय आंदोलन और बहिष्कार। ये निबंध प्रतियोगिता उस समय हुई थी। ये प्रतियोगिता क्यों हुई? क्योंकि आप सब जान रहे हो कि ये जो समय है, जिस समय में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ है, ये राष्ट्रीय आंदोलन का समय है। हम सब जब ये बड़े हुए होंगे, 15-16 साल के हुए होंगे, तो हम जब देख रहे हैं कांग्रेस की तो स्थापना हो ही चुकी थी और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस में गरम दल, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, चारों तरफ स्वदेशी आंदोलन फैल रहा था। महात्मा गांधी भी 1915 में दक्षिण भारत से वापस आ गए थे और उन्होंने भी यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चला दिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध एक माहौल बन चुका था राष्ट्रीय आंदोलन का। तो माखनलाल चतुर्वेदी जैसा जो युवा व्यक्ति है वो भी इससे अछूता नहीं रह पाया। और जब ये प्रतियोगिता कराई गई राष्ट्रीय आंदोलन एवं बहिष्कार, तो इस निबंध में इनको प्रथम पुरस्कार मिला था। इतना अच्छा इन्होंने निबंध लिखा था। उसी से मालूम पड़ता है कि इनमें प्रारंभ से ही लेखन प्रतिभा थी। ये इन्होंने अपना जो काम किया, मतलब जब ये 16 साल की उम्र में ये टीचर बन गए, आप ये देखिए, और पढ़ाने लगे। इनके अंदर देशभक्ति की भावना तो कूट कूट के भरी हुई थी। ये देश को आजाद कराना चाहते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिए। बड़ा अंग्रेजों की जो भी नीतियां होती थी, दमनकारी जो नीतियां होती थी, उनके विरुद्ध ये लोगों में जन जागृति फैलाते थे। युवा जो पीढ़ी थी उनको उनका आह्वान करते थे कि हम अंग्रेजों का विरोध करें और अपने भारत को आज़ादी दिलवाएं। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो अंग्रेज इनको बख्श देते क्या? अंग्रेजों ने इनको बहुत बार गिरफ्तार किया और इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। हमारी जो ये कविता हम जो पढ़ेंगे ना, कैदी और कोकिला, ये जो कविता और वो एक पुष्प की अभिलाषा, आप देखेंगे इन दोनों कविताओं का संबंध हमारे जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी जेल यात्रा से संबंध है। उसका कैदी से नाम मालूम पड़ रहा है आपका। इन्होंने 1913 तक तो टीचिंग का काम किया, अध्यापक के रूप में काम किया। राष्ट्रीयता की भावना जोर पकड़ ही रही थी और उन्होंने बाद में टीचिंग का काम छोड़कर और पूरे का पूरा अपना ध्यान या तो लेखन, अध्ययन, अध्यापन में और राष्ट्रीय आंदोलन को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और सक्रिय रूप से ये राजनीति में आ गए। जब ये सक्रिय रूप से राजनीति में आ गए तो निश्चित रूप से, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि जगह जगह जब इन्होंने अंग्रेजों का, मतलब आप देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ तो गांधी जी के आह्वान पे, तो 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो ये अपने क्षेत्र के, जहाँ के ये रहने वाले, वहाँ के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गिरफ्तारी दी। सब कुछ छोड़ छाड़ के सरकारी चीजों का बहिष्कार करके और इन्होंने गिरफ्तारी दी थी। ऐसे सविनय आंदोलन में भी ये पहले व्यक्ति थे अपने क्षेत्र के जिन्होंने गिरफ्तारी दी। मतलब खुशी खुशी हंसते हंसते ये लोग जेल गए और अंग्रेजों की यातनाओं को इन्होंने सहा। भारत में राष्ट्रीयता का विकास हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया। जैसे एक प्रभा पत्रिका है जो 1913 में मासिक पत्रिका थी, और एक प्रताप जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने शुरू की थी, और बाद में कर्मवीर। ये 3 पत्रिकाएं ऐसी थी जिनके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना और देशभक्ति की भावना सब देशवासियों में, जन जन में प्रवाहित की। साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बचपन से इनको लिखने का बहुत शौक था, तो हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, युग चरण समर्पण, आपका है माता वेणु लो गूंजे धरा, बिजुरी काजल आंज रही, ये सब इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इन्होंने ना गद्य में भी काफी लिखा है, कविताएं भी लिखी हैं। कविता के साथ साथ इन्होंने गद्य में भी लिखा। कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पाव और अमीर इरादे गरीब इरादे, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो भाषा थी, जब हम देख रहे हैं कि जब राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज्यादा है तो इनकी कविता की भाषा कैसी होगी? ओजपूर्ण, जिसमें ओज होगा,
वीर रस होगा। तो इनकी जो भाषा थी वो बहुत ही प्रखर और ओजपूर्ण थी और बहुत ही सीधी और सरल भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी। अभी आप देखेंगे आपको ज्यादा कविताओं में कुछ खोजने की आवश्यक, भाव तो बहुत गहरे हैं लेकिन शब्दार्थ भाषा के स्तर पर वो जो कविताएं हैं वो बहुत ही सरल और सहज है, जो हम जिसका अर्थ बड़ी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा कविता, तो इनकी इतनी प्रसिद्ध हुई है बेटा, उस कविता को 101 साल हो गए लिखे हुए, लेकिन आज भी जहां भी कोई देशभक्ति की बात चलती है तो वो कविता तो जरूर गाई ही जाती है, लोगों की जुबान पर है। चाहा नहीं सुरवालों के गहनों में गूंथा जाऊं, सुनी होगी आपने कविता, लोगों की जुबान पर है ये कविता। और इसके साथ अमर राष्ट्र की एक कविता और है, वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। जगह जगह जो उद्बोधन दिया करते थे, भाषण दिया करते थे, उस उद्बोधन और भाषण के माध्यम से लोगों में जागृति फैलाते थे राष्ट्रीयता की भावना के लिए, और अंग्रेज इनको छोड़ते नहीं थे गिरफ्तार करने से, और यहाँ से ऐसे अपनी गिरफ्तारी दे दिया करते थे। इनका इतना सारा काम देख करके उन्होंने पत्रकारिता में इतना अच्छा काम किया, तो इन्हीं के नाम पर एशिया का पहला विश्वविद्यालय, पत्रकारिता का संचार विश्वविद्यालय, जिसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो भोपाल में है। ये एशिया का पहला विद्यालय जर्नलिज्म का, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया क्योंकि ये बहुत प्रखर पत्रकार थे। इनको 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखो हमारे भारत में जो साहित्यकार होते हैं तो उनके योगदान के लिए समय समय पर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबसे पहले उनको 1943 में, उस समय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता था देव पुरस्कार, वो देव पुरस्कार इनको 1943 में मिल चुका था। उसके बाद जब 1954 में भारतीय साहित्य अकादमी की स्थापना हुई तो उसका जो पहला पुरस्कार था 1955 में, वो भी इन्हीं को मिला। मतलब पहला भारतीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला। इनकी कविता में हमको स्वतंत्रतावाद, छायावाद के बाद की जो एक स्वतंत्रतावाद काव्य धारा बही, जिसमें आप हरिवंश राय बच्चन का नाम ले सकते हैं, आप रामधारी सिंह दिनकर का नाम ले सकते हैं, उस स्वतंत्रतावादी धारा में ये बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनको 1963 में पद्म विभूषण से भी भारत सरकार ने पुरस्कृत किया, पर 1967 में इन्होंने अपना जो ये पद्म विभूषण जो पुरस्कार था वो लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? क्योंकि ये हिंदी को बहुत प्यार करते थे। और 1967 में एक संविधान संशोधन आया जो राजभाषा हिंदी के विरुद्ध था। वो कहते हैं ये राजभाषा हिंदी के अधिकारों पे कुठाराघात है, उसका विरोध करते हुए इन्होंने अपना जो पद्म भूषण जो पुरस्कार था उसको भी इन्होंने लौटा दिया। इस तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी न केवल एक साहित्यकार और एक लेखक थे, बल्कि एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय क्रांतिकारी व्यक्ति थे। अंत में 30 जनवरी 1968 को उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आज भी माखनलाल चतुर्वेदी हम सबके जन जन में विद्यमान है। हम तभी तो उनको क्या कहते हैं? भारत एक आत्मा। भारत एक आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की भावना फूट फूट के भरी पड़ी थी। मतलब भारत की आत्मा थे वे, जो भारत के जनता थी, उस जनता की आत्मा की जो आवाज थी, उस आवाज को स्वर किसने दिया? माखनलाल चतुर्वेदी ने। लोग तो बहुत सोचते थे कि हाँ अब अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन उन अत्याचारों का, अंग्रेजों का विरोध करने का जो हिम्मत दिखाई उन्होंने, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, भाषण और उद्बोधन के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, वो माखनलाल चतुर्वेदी ने ही दिखाई। इसीलिए इनको भारत एक आत्मा के सम्मान, मतलब हम उनको भारत एक, जैसा अपन महात्मा गांधी को महात्मा जी कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, ऐसे इनको भारत एक आत्मा के विरुद्ध से सम्मानित किया जाता है। क्लियर? तो आपको ये तो समझ में आ गया माखनलाल चतुर्वेदी की परिचय आ गया। और ये जरूर होना चाहिए परिचय, आपको इसलिए जरूरी है कि कोई भी प्रश्न आपका निबंधात्मक प्रश्न आता है, और जब निबंधात्मक प्रश्न आता है तो ये परिचय आपको एक प्रस्तावना के रूप में लिखना बहुत ही जरूरी है। जनरल नॉलेज तो आपकी बढ़ी रही है, लेकिन साथ में प्रस्तावना के रूप में लिखना बहुत ही जरूरी है। अब आज हम इनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं, कैदी और कोकिला। ये जो कैदी और कोकिला कविता है, ये कविता इन्होंने जो ब्रिटेन का, अंग्रेजों का, इंग्लैंड का जो हमारे यहाँ शासन था, जो इन्होंने हमको गुलाम बना रखा था, और केवल हमको ही नहीं, देखिए तो आप सबने सुना होगा, कहा जाता था कि अंग्रेजों के शासन में कभी सूर्यास्त तो होता ही नहीं है। उन्होंने अपना उपनिवेशवाद, अपना साम्राज्यवाद दुनिया के कई देशों में फैला रखा था, और उनका जो उपनिवेशवाद था, साम्राज्यवाद, वो किस पे टिका हुआ था? ये शोषण पर।
कि वो क्या करते थे, वहां की जनता को कोई अधिकार नहीं था, और जब जनता उसका विरोध करती थी तो उनको यातनाएं देते थे, उन पे अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। तो ये जो कविता है कैदी और कोकिला, ये अंग्रेज सरकार का जो शोषण तंत्र है, उस शोषण तंत्र की पोल खोलती हुई कविता है कि कैसे ये हमारे जो राष्ट्र क्रांतिकारी नेता हैं उन पर जेलों में किस तरीके का यातना दी जा रही है, उन पर किस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है। तो उन्होंने ये जो कविता लिखी है वो जेल में ही लिखी है, क्योंकि जेल में वो एकाकी हैं, उदास हैं, और बाहर जो जेल के बाहर जनता बहुत दुखी है। तो जो उनके मन में पीड़ा है अपने देशवासियों के प्रति, जो उनके मन में एक आक्रोश है अंग्रेजों की शोषण की नीति के विरुद्ध, उस आक्रोश को, उस पीड़ा को उन्होंने कोयल के साथ बांटा है। कोयल को प्रतीक रखकर और अपने मन की बात उससे उन्होंने कही है। उन्होंने कोयल को बोला है कि कोयल तुम तो बहुत मीठा गाती हो, लेकिन आज का समय मीठा गाने का नहीं है, आज का समय है मुक्ति गान, जोश, उत्साह के गीत गाने का समय है। और वो बार बार जो अपने माखनलाल चतुर्वेदी है वो कोयल की आवाज में अपने मन की आवाज सुन रहे हैं, क्योंकि उनके मन में आक्रोश है ना। तो वो कोयल की आवाज में भी उसी आक्रोश को और उसकी उसी प्रेरणा को देखते हैं। ये कविता मैं पढ़ाऊं उसके पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी, जो बात इन्होंने कही है कि अंग्रेज सरकार जेलों में जो कैदी होते थे, क्रांतिकारी कैदी होते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे। मैं आपको केवल 2-3 उदाहरण बताऊंगी और आप समझ जाएंगे, आपने ये चीज पढ़ी है। देखो, आपने एक तो नाम सुना होगा सेलुलर जेल का, मतलब कि केवल 2-4 उदाहरण बताऊंगी आपको, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना अत्याचार करते थे जेलों पर। मतलब इन्होंने ये जो कविता लिखी है, तो ये कविता केवल इन्होंने इसलिए नहीं लिख दी है कि ये कविता लिखने वाले थे, वास्तव में ऐसी यातनाएं दी जाती थी। सेलुलर जेल का नाम सुना होगा आपने, अंडमान निकोबार द्वीप में है, उसे काला पानी की सजा कहते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, क्रांतिकारियों को वहां भेज दिया करते थे, और मतलब काला पानी की सजा होती थी तो सोचो, इंसान सोचता था अब वो मर के ही वहां से निकलने वाला है, जिंदा तो वहां से नहीं निकलेगा, इतनी कठोर सजा होती थी वो। क्यों? उसका नाम सेलुलर क्यों था? वो सेलुलर जेल मतलब वहां छोटी छोटी सी कोठरियां बनी हुई थी, 4 मीटर की, 3 मीटर की, मतलब सीधे ढंग से आदमी उसमें लेट भी ना पाए, खड़े रहो आप, बैठे रहो आप, उकड़े बैठे रहो, ऐसी छोटी छोटी कोठरियां होती थी, और उनमें कोई हवा, पानी, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं होता था। और एक इन्होंने ये जो जेल बनाई थी ना, वो ऐसी बनाई थी बेटा कि यद्यपि यहाँ पर करीबन 698 के आसपास कोठरियां थी, पर कोई भी कैदी दूसरे कैदी की शक्ल नहीं देख पाता था। हर कैदी अकेलापन, उदास, किसी से। तो दूसरी जेल आपने देखी होगी, तो जेल में क्या होता है, एक ही कमरे में 2-3 व्यक्ति होते हैं, या आसपास के लोगों से शक्ल तो दिखती है, पर इधर जेल ही, इसका नाम ही सेलुलर इसलिए रखा गया, बिल्कुल एकाकी। यहाँ पर कोई कैदी दूसरे की शक्ल ही नहीं देख पाता था, और वही इतना अत्याचार होता था, इनसे पत्थर तुड़वाए जाते थे, मजदूरी करवाई जाती थी। जो कोलू चलता ना, कोलू में बैल ही तो जोता जाता है, इनको जोत दिया जाता था। ये बैल की जगह बेचारे कैदी होते थे, इनको जोत दिया जाता था। पानी का कुएं से पानी, चरस की जो पेट में बांध दिया रस्सा, और वो जो चरस होता है उससे पानी खींचो, मतलब बहुत अत्याचार होते थे। और ना इनको ढंग से खाना पीना मिलता था, बहुत ही गंदा संदा खाना मिलता था इनको, और हवा पानी तो थी नहीं। और उसके ऊपर यदि कुछ कहें तो जो जेलर होते थे वो बहुत गंदी गंदी गालियां बकते थे, मारते थे, पीटते थे, मतलब ऐसे पीटते थे कि उनको लिटा दिया, और लिटा के इनकी जो नाखून ना वो ऐसे खींच लिया करते थे प्लास से, और उनके ऊपर बेलन चला दिया जाता था। मतलब बहुत ज्यादा अत्याचार होता था कि इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा अत्याचार ये लोग करते थे। यदि आपको मालूम हो तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी एक चैप्टर पढ़ाया था, किस तरीके से ये अत्याचार करते थे, मार के और लटका दिया, और वहीं की वही, मतलब वहीं की वही अंदर के अंदर फांसी दे दी जाती थी। घर वालों को यही पता नहीं चलता था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और चारों तरफ समुद्र समुद्र होता था, तो बेचारों की बच निकलने की भी कोई उम्मीद होती ही नहीं थी। ऐसे ही आपने एक जरूर केस सुना होगा जतिन दास का, भगत सिंह के मित्र थे। ये लाहौर जेल की बात है, वहां पर खाना पीना अच्छा नहीं दिया जाता था, कंकर कंकर होते थे दाल में। तो जब इन्होंने ये विरोध किया कि भाई कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार, हमको चोर बदमाश थोड़ी है, हमको चोर डाकू थोड़ी है, तुमको हमको जेल में ऐसे रख रहे हो, हम तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे साथ वैसा व्यवहार थोड़े मत करो जैसा चोर डाकू के साथ करते हो, मारा पीटी। हमारे साथ हम पढ़े लिखे लोग हैं और अपने देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम राजनीतिक कैदी हैं।
और वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उसमें राजनीतिक कैदियों के रखने के अलग तरीके होते हैं, उनको चोर और बदमाशों के साथ नहीं रखा जा सकता। तो जब इन्होंने विरोध किया तो नहीं माने, तो जतिन दास ने भूख हड़ताल कर दी। यदि आपने शहीद भगत सिंह पिक्चर देखी है तो आपने देखा होगा कि वो जेल में भूख हड़ताल कर देता, 63 दिन तक वो कुछ भी नहीं खाता। अब क्या लगता है कि ये मर जाएगा। अब अंग्रेजों को ये वो मरने भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है यदि मर गया तो शहीद हो जाएगा, तो जनता और ज्यादा भड़क जाएगी। भाई जनता को इन पर और ज्यादा इनके प्रति सहानुभूति जाएगी, तो मरने भी नहीं देंगे हम तुमको। तो जबरदस्ती आपने देखा था वो अंग्रेज अफसर होता है, जबरदस्ती नली डालकर उनको दूध पिलाते हैं, और दूध पिलाते हैं वो दूध उनके फेफड़ों में चला गया, एक फेफड़ों में चला गया था, एकदम बहुत दर्द हुआ। अंत में जतिन दास वहां मारे गए। तो इस तरीके से जेल में जो अंग्रेज थे वो बहुत यातनाएं और अत्याचार किया करते थे। यदि आपने पढ़ी हो तो भवानी प्रसाद मिश्र भी हमारे एक कवि हैं, उन कवि ने भी एक बहुत प्यारी कविता लिखी है, 12th में शायद आप पढ़कर आए होंगे, घर की याद। याद आ रही घर की याद। वो कहते हैं हम इतने 5 भाई थे, 5 बहनें थी। उनकी कविता के शब्द है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिर रहा है। नहीं याद आ रहा है ना, ये कवि बहुत प्यारी है। तो भवानी प्रसाद मिश्र, हाँ, तो भवानी प्रसाद मिश्र ने भी ये कविता जेल में रख के बैठ के लिखी थी कि वो कितना एकाकी महसूस कर रहे हैं और कोई भी संदेश देने वाला नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, सावन को संबोधित, बरसात हो रही है, सावन का महीना है, तो सावन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये वाली कविता लिखी है कि सावन जब तू मेरे घर जाए ना तो यह ना कहना देना मौन हूं मैं, खुद ही ना समझू कौन हूं मैं, और देख कुछ कहना देना उनको कोई शक ना देना। मतलब मेरे घर वालों को मालूम ना पड़े कि मैं यहाँ पर कितना दुख पा रहा हूँ। और तभी तो उन्होंने कहा आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। तो इस तरीके से जेलों में इन लोगों को बहुत ज्यादा यातनाएं दी जाती थी, और उन्हीं यातनाओं की पोल खोलती हुई, उन्हीं यातनाओं की साक्षी के स्वरूप ये कविता हमारे सामने है, कैदी और कोयल। तो अब आपको कविता और अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि हमें कविता का प्रसंग भाव समझ में आना चाहिए। माना ये कविता छोटी क्लासेस में है, लेकिन आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको उसी स्तर से चीजें समझ में आनी चाहिए। तो कविता क्या है वो देखिए आप, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। पहले तो मैं एक चीज देख रही हूँ, प्रश्न शैली है। कौन सी शैली है? प्रश्न शैली है। हम लिखते हैं ना, जब हम व्याख्या करेंगे तो हम काव्यगत विशेषताएं लिखेंगे, तो हमने क्या देखा, भाषा तो हिंदी की खड़ी बोली है, लेकिन कैसी भाषा है, एकदम सरल और सहज भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, कोई कठिन भाषा नहीं है। और शैली कैसी है? प्रश्न शैली है, क्योंकि वो कोयल से क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। एक्चुअली में क्या है कि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में है, और जेल में वो बहुत ही उदास और एकाकी जीवन जी रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने सारी कहानी आपको सुनाई, किस तरीके का उनका माहौल हुआ करता था। और उसी समय क्या होता है कि एक कोयल है, वो जेल के आसपास मंडरा रही है और वो बोल गई है। जब वो बोल रही है, वो कूक रही है, तो जो कैदी यहाँ कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, और ये कैदी एक प्रतीक है, केवल माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, जेलों में भरे हुए वो सारे क्रांतिकारी वीर। तो उन्होंने जब कोयल की आवाज को सुना तो उन्होंने कोयल से बोला कि कोयल तुम यहाँ क्या गा रही हो, यहाँ तुम गा रही हो, क्या गाती हो, क्या गा रही हो, तुम जो गाना है उस गाने के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हो। चारों तरफ तो आग लगी हुई है, स्वतंत्रता के आंदोलन की, लोगों पे शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यातना है, भूखमरी, गरीबी, और अंग्रेज सरकार कितना भेदभाव कर रही है। जलियांवाला कांड आपने सुना है किस तरीके से लोगों को हुआ था। तो कहते क्या गाती हो और क्यों रह जाती हो, और गाते गाते तुम एकदम चुप क्यों हो जाती हो, गाती हो और फिर ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ कहने आई हो, और फिर कुछ कहते कहते तुम क्या हो जाती हो, चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो सही। अरे बोलने का यह मतलब क्या है कि उस जो अंग्रेजों का जो शासन है, उपनिवेशवाद है, जो साम्राज्यवाद है, जो शोषण है, उसके विरुद्ध विद्रोह करो। बोलो का मतलब क्या है? उसके विरुद्ध विद्रोह करो, उसके विरुद्ध आक्रोश पैदा करो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तुम यहाँ आई हो, क्या संदेशा लेकर आई हो बाहर से? हम तो जेल के अंदर हैं, हमें तो
इस जेल के बाहर अंग्रेज क्या कर रहे हैं कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आप हमारे देशवासियों का संदेशा तो बताओ, हमारे देशवासियों का तुम कौन सा संदेशा लेके आए हो, हमारे जो राष्ट्रवादी नेता जेल से बाहर है उनका कौन सा संदेशा तुम हमारे लिए लेकर आई हो, कुछ बोलो तो सही। क्योंकि जो कैदी है, जो माखनलाल चतुर्वेदी है, वो कोयल से बात करके बाहर क्या हो रहा है मेरे देशवासियों के साथ, मेरे देश में अब कैसा चल रहा है, ये उनको जानने की उत्कंठा है, इच्छा है। इसलिए वो कोयल से कह रहे हैं कि तुम बोलो तो सही, बाहर अब कैसा माहौल है, मेरे देशवासियों के साथ कैसा व्यवहार अंग्रेज सरकार कर रही है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना और मरने में देते नहीं तड़प कर रह जाना, और जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और इस समय कालिमा में ही जगी क्यों आली। और रात का समय है, समय कौन सा है, रात का। आप भी जानते हो कि दिन का समय तो फिर भी निकल जाता है दुख वाला, लेकिन रात तो कहते हैं बहुत लंबी हो जाती है। तो वो कहती है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, तुम देखो हमारी हालत क्या हो रही है, हम जेल के अंदर बंद हैं, और जेल की ऊंची ऊंची काली काली मोटी मोटी ये दीवारों के घेरे में हम यहाँ पर हमें कैद किया हुआ है। और क्या किया हुआ है हमको, चलो जेल में बंद किया वो एक अलग बात है, तो डाकू चोर बटमारों के डेरे में हमें चोर डाकुओं और जो बदमाश लोग हैं, जो ऐसे बदमाश जो अपराधी हैं, जो आदतन अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, ऐसे लोगों के साथ हमको यहाँ जेल के अंदर रखा हुआ है। जबकि हम तो राजनीतिक कैदी हैं, जब हम राजनीतिक कैदी हैं तो उन जो आदतन अपराधी लोग हैं उनसे हमें अलग रखना चाहिए। और वो इतने भयानक लोग हैं कि वो क्या करते हैं, अंग्रेज सरकार तो अलग, वो ही इनको मारते पीटते हैं, राजनीतिक कैदियों को इनके ऊपर दादागिरी करते हैं, इनसे गुलामी करवाते हैं अपनी, और इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो कहते हैं हमको चोर डाकू और बटमारो मतलब जो जेब कतरे होते हैं, है ना, लुटेरे, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और यहाँ जेल में वो अपनी हालत बता रहे हैं कोयल को कि देखो हम यहाँ पर कैसे जी रहे हैं। कोयल तू बाहर जाके बोलना ये वाली बात, यहाँ तो बोल रही है, तू हमारी हालत देख, और हमारी हालत को देख के जेल के बाहर जाके देशवासियों को बताना कि तो उनके लाडलों के साथ जेल में किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है। ये जीने को नहीं देते पेट भर खाना। अब जीने के लिए खाना तो चाहिए नहीं चाहिए, आहार चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन ये हमको पेट भर खाना भी यहाँ पर नहीं देते, तो हम कैसे जिए, और फिर मरने भी नहीं देते, तड़प कर रह जाना। और ना तो हमें जीने देते, खाने के लिए देते नहीं, तो हम जिए कैसे। और यदि हम मरे तो हमें मरने भी नहीं देते। क्यों, इनको क्या डर लगता कि हम जेल में मर गए तो फिर जनता और ज्यादा भड़क जाएगी और हम तो हीरो बन जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। तो ये ना हमें जीने देती है ना मरने देती। बेटा ये एक मुहावरा भी है, ये एक मुहावरा भी, एक लाक्षणिक प्रयोग भी है। जब अपन बहुत दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं, कहते हैं ना। तो ये तरीके का मुहावरा भी है, यानी कि मेरी बहुत ही बुरी हालत है। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और हमारे जीवन पर इन अंग्रेजों ने रात दिन कड़ा पहरा लगा दिया है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हम किसके साथ बैठे हैं, या हमारे पास कोई संदेश आ रहा है। जैसे इनके पास कोई चिट्ठियां भी आती थी ना बेटा जेल में, जैसे, और सेलुलर जेल में तो चिट्ठी भी नहीं जा सकती थी, पर और जेलों में चिट्ठी विट्ठी बाद में जब इन्होंने बहुत आंदोलन करे तो फिर ये वाला अधिकार इनको देना पड़ा कि ये चिट्ठी लिख के भेज भी सकते थे, बाहर से भी चिट्ठी आती थी। तो इनकी चिट्ठियों को पढ़ा जाता था, पहरा था कि क्या लिख रहे हो। बाहर से कोई चिट्ठी आई तो उसमें पढ़ा जाता था, तो इन पर कड़ा पहरा था। जीवन पर अब रात दिन कड़ा पहरा है, हमारे जीने पर, हमारे सांस लेने पर, हमारे बोलने पर, हमारे लिखने पर, हमारे पढ़ने पर, सब पर क्या है, कड़ा पहरा है। हमको जेल में बंद कर रखा है। शासन है या दम का प्रभाव कह रहा है। ये कैसा शासन है, ये शासन है या अंधकार का, निराशा का, शोषण का। मतलब अंधकार जो रंग है वो किसको कहा गया, अंधकार, शोषण का, अत्याचार का, दुख का, कष्टों का, ये रंग माना जाता है काला। तो वो कहते हैं कि ये शासन है, ये दम का प्रभाव कह रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि अंधकार ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये शासन ने इतना अंधकार हमारे जीवन में क्यों ला दिया। हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली। अब देखो हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा, हिमकर का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। वो कह रहे हैं ये रात काली है। रात काली किसको कहा रहा है, गुलामी की जो दिन है, ये जो गुलामी के दिन है ये क्या है, काली अंधियारी रात की तरह है। और चंद्रमा भी हमको निराश करके चला गया है, अर्थात
यहाँ पर जो चंद्रमा है वो न्याय का प्रतीक है और हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि जेल में ये जो राजनीतिक कैदी होते थे ये अपनी अपील दायर किया करते थे कोर्ट में जाके, लेकिन कोर्ट में भी इनके साथ कोई न्याय नहीं होता था। आपने भगत सिंह मूवी में ये बहुत अच्छी तरीके से देखा है। वो कहते हैं कि तुम लोग पहले से तय करके बैठे हो हमें मृत्युदंड देना है, तुम हमारी दलीलों को सुनना ही नहीं चाहते। तो वो कह रहे हैं हिम कर निराश कर चला रात भी काली। जैसे जब रात बीत जाती है और चंद्रमा चला जाता है और अंधकार ही अंधकार चारों तरफ होता है, देखो अमावस्या की रात में क्या होता है, चंद्रमा थोड़ी होता है, चारों तरफ काली अंधेरी रात होती है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी गुलामी की जो अंधेरी रात है वो छा गई है और चंद्रमा ने भी हमको निराश कर दिया है, चंद्रमा भी हमको छोड़ के चला गया, अर्थात हमारे साथ कोई न्याय भी नहीं हो रहा है। और इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, आली का मतलब होता है सखी। तू तो मुझे मेरी सखी जैसी लग रही है, जब चारों तरफ इतना बुरा हाल हो रहा है तो इस अंधकार काली रात में तू क्यों जगी हुई है। सीधा सा प्रश्न है कि अंधकार चारों तरफ है, गुलामी है, पर तू जागरूक है, तू लोगों को जगाने आई है, लोगों को जागृत करने आई है कि वो भी जागृत हों और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करें, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करें। मतलब प्रश्न पूछा है माखनलाल चतुर्वेदी ने कि इस काली अंधेरी रात में तू क्यों जगी हुई है। मतलब भाग क्या निकल रहा है कि कोयल इसलिए जगी हुई है कि वो भी लोगों को जगाना चाहती है, वो भी लोगों में विद्रोह के स्वर, देशभक्ति की भावना फैलाना चाहती है। क्या कह रही है, क्यों हुक पड़ी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृद वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। आगे वो कह रहे हैं जब कोकिल मतलब जब वो कोयल से बात कर रहे हैं तो कोयल जैसे बोली तो वो कूक पड़ी। तो भवानी प्रसाद सॉरी माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कि जैसे ही कोयल कूकी तो मुझे उसकी मधुर आवाज नहीं सुनाई दी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो हूक पड़ी हो, वेदना से रो पड़ी हो, है ना, कि क्यों हूक पड़ी। तो वो कोयल से पूछ रहे हैं कि तू तो बड़ा मधुर गीत गाती थी, है ना, तेरी आवाज में तो बहुत मिठास थी, पर तू अब हूक क्यों रही है, तू रो क्यों रही है, तेरी आवाज में ये वेदना क्यों दिखाई दे रही है, वेदना बोझ वाली सी। और वेदना भी कैसी है तेरी, जैसे तेरे ऊपर बहुत सारा बोझ लाद दिया गया हो। साफ साफ अर्थ है कि तू भी गुलामी से बहुत परेशान है, लोगों के दुखों से बहुत परेशान है और उस दुखों का बोझ तेरे ऊपर है, इसलिए तेरी जो मीठी बोली है उसमें भी वेदना, उसमें भी हुक जाग पड़ी है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, कोयल बोलो तो सही, तुम्हारा क्या लुट गया है। तो हमारी तो आजादी लुट गई है, हम देख रहे हैं हमारी आजादी लुट चुकी है, पर तुम्हारा क्या लुट गया है, तुम क्यों हुक रही हो, तुम क्यों वेदना से रो रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम तो जो तुम्हारी आवाज बहुत मीठी थी, तो जो मृदुल वैभव हमारा जो एक संपत्ति थी, धरोहर थी, मिठास की, वो तुम्हारे पास थी, क्योंकि हम तो इतने सालों से अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो हम तो मिठास को भूल ही गए थे, मधुरता को भूल गए थे, पर तुम्हारी बोली में वो मधुरता, वो माधुर्य था और तुम उसकी रखवाली करती थी, यानी कि वो एकमात्र मधुरता तुम्हारी ही बोली में थी, तुम उसकी उस बोली की रखवाली करती थी। क्या हुआ, तुम्हारी उस मधुर बोली को किसी ने लूट लिया क्या, यानी कि अब तुम्हारे पास में मिठास नहीं रही। कोकिल बोलो तो, अब ये बार बार जो माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कोकिल बोलो तो यहाँ पर उनकी अधीरता जानने के लिए कि मेरे देशवासियों की स्थिति कैसी है, किस तरीके से अंग्रेज मेरे देशवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं, ये सब जानने की जो उनकी अधीरता है, जो उनकी जीवन जीने की एक व्यवस्था है, वो सब व्यवस्था बार बार समझ में आ रही है। कोकिल बोलो क्या हुई बावली, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वाला है दिखी, कोकिल बोलो तो। अरे ये तो बताओ कोयल कि तुम तो रात को, क्या तुम पागल हो गई हो, आधी रात को तुम चीख रही हो, तुम्हारी आवाज तो इतनी मीठी थी, कहाँ चली गई तुम्हारी सारी मिठास, तुम तो चीख रही हो, चीख क्यों रही हो, क्योंकि तुमने कोई भयानक दृश्य देख लिया है, तुमने कोई भारी दुख का सामना किया है। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई है, आधी रात को चीख रही है। जब आधी रात को कोई बोलता तो अपन ये तो कहते पागल हो गए हो क्या, तो क्या है कि तुम भावली हो गई है, आधी रात को चीख रही है। कोकिल बोलो तो किस दावानल, दावानल का मतलब होता है बेटा अग्नि 3 प्रकार की मानी गई है, मैंने आपको बताया। एक तो दावानल जो जंगलों में आग लगती है उसको कहते हैं दावानल, एक होती है बड़वानल जो समुद्र में आग लगती है उसको बड़वानल कहते हैं, और एक होती है जठरानल जो पेट में भूख लगती है उसको जठरानल कहते हैं। तो वो कहते हैं किस दावानल की ज्वालाएं देखी, तुमने वो
कौन सी दावानल देख ली है? मतलब बेटा जब जंगल में आग लगती है तो ऐसी भयंकर आग लगती है कि मैं आपको बताऊं, कहते हैं सालों सालों सुलगते रहते हैं जंगल। क्या होता है जंगल में आग भयंकर क्यों लगेगी? पेड़ होते हैं, अब लग गए तो वो पेड़, तो लकड़ी तो वैसे ज्वलनशील होती है, तो वो पेड़ जलते हैं, तो एक पेड़ जला, दूसरा पेड़ जला, तीसरा पेड़ जला, तो चारों तरफ आग फैल जाती है। तो देखो यहाँ पे जो दावानल शब्द है ना, ये हमें बहुत सारे अर्थ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि पूरे भारत में दावानल यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन का दावानल रूपी ज्वालाएं फैल गई है। जैसे एक पेड़ से दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, चौथा पेड़ जलता चला जाता है, ऐसे एक क्रांतिकारी से दूसरा क्रांतिकारी, तीसरा क्रांतिकारी, चौथा क्रांतिकारी, इस तरीके से क्रांतिकारी घटनाएं घटती जा रही हैं। राष्ट्रीय आंदोलन आग की तरह पूरे भारत में फैल गया है। रूपक अलंकार है यहाँ पे, कौन सा अलंकार है ये? रूपक अलंकार। और अनुप्रास अलंकार तो हम जगह जगह देख ही रहे हैं, और अंत्य अनुप्रास अलंकार भी देख रहे हैं जहाँ पर कांतता की बात है। फिर हमने वो, और एक दावानल का अर्थ क्या है? एक तो हो गया राष्ट्रीय आंदोलन का दावानल, और एक दावानल है अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण का दावानल। तो तू इसलिए चीख रही है, किस दावानल की ज्वाला है देखी? तूने कौन से दावानल की, कौन सा दुख, कौन सी यातना, कौन से कष्ट की ज्वाला है देखी है? कोकिल बोलो तो सही, तुम बोलो जिससे कि सारी दुनिया में जागरण पैदा हो। अपने मन की बात तुमको, मैं अपने मन की बात तुमसे कह रहा हूँ, तुम भी बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना? फिर प्रश्न पूछ रही है कि क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना? फिर को उन्होंने प्रश्न पूछा, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चर्रक क्यों जीवन की तान, गिट्टी पर अंगलियों ने लिखे गान, मुंह मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढहा रही आली। अब जो लेखक है वो कोयल के कूकने का, उसके मतलब हूकने का, उसकी वेदना का अपने मन से एक कल्पना कर रहा है कि शायद ये इसलिए रो रही है, इसलिए दुखी हो रही है। क्या तू देख नहीं पा रही है? वो हमारे दुख को देख नहीं पा रही है, क्योंकि हमको जब जेल में रखा गया है तो एक तो जेल में रखा हुआ है कैद करके, और दूसरे हमारे हाथों में हथकड़ियां लगा दी हैं, पैरों में बेड़ियां लगा दी हैं, ना हम चल सकते हैं ना अपने हाथों से कुछ कर सकते हैं। तो क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना? हमने ये जंजीर के जो गहने पहन रखे हैं, क्या ये तू देख नहीं पा रही है? क्या इनको देखकर तू दुखी हो रही है कि हम लोगों को किस तरीके से जंजीरों में जकड़ रखा है? तो वो कहते हैं तो दुखी मत हो, ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज ने हमको गहने पहनाए हैं, आभूषण पहनाए हैं। अब इनको क्यों, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? गहना क्या करते हैं? हमारे गौरव को, हमारे सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जो आभूषण होते हैं वो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं, हमारा रौब दाब बढ़ाते हैं कि भाई इतने गहने पहने, हमारा गौरव बढ़ाते हैं, हमें मालदार दिखाते हैं। वो कहते हैं ये हथकड़ियां है ना, ये हम राष्ट्रवादियों का, हम क्रांतिकारियों का गहना है, क्योंकि हथकड़ियां पहनी है तो हमारा गौरव बढ़ा है कि हम देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तो हमारा गौरव बढ़ा है। इसलिए ये हथकड़ियां नहीं है, इन्हें देख के तू रो मत, ये तो हमारा गहना है। और कोलू की चर्रक तू जीवन की तान, और सुन तो इसलिए रो रही है कि यहाँ पर इन्होंने हमें बैल की जगह कोहलू में हमें जोता हुआ है। मत रो, ये जो कोहलू की चरक है ना, इसकी आवाज जो आती है ना चू चू, जब ये चरक चलता है तो आवाज आती है चर्रक चू चर्रक चू, तो कहती है ये चर्रक चू है ना, ये तो हमारा गाना है, हमने तो इसमें संगीत ढूंढ लिया है, अर्थात हम इन दुखों से दुखी नहीं होते हैं। मतलब इतने बड़े कष्ट है कि उनको बैलों की जगह जोत दिया गया है, लेकिन फिर वो क्या कह रहे हैं, हम उसको भी अपना संगीत मानकर सह लेते हैं। और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और तो इसलिए रो रही है क्योंकि हमको रोज यहाँ पर पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। अरे मत रो, हम ये पत्थर तोड़ के जो आवाज होती है ना, ये पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं, हम इन गिट्टियों को, इन पत्थरों पर चोट मार मार के राष्ट्रवादी गीत लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं। तो घबरा मत, ये तीनों चीजें हमें तंग नहीं कर रही हैं। तो कोहलू का चर्रक जीवन की तान बन गई है, और गिट्टी पर अंगुलियों से हम क्या लिख रहे हैं? गान लिख रहे हैं, राष्ट्रगान लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं। और हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और मैं अपने पेट पर रस्सी बांधकर चरक से जो कुओं से पानी खींचता हूं ना, उस पर भी तो दुखी मत हो। ये पानी नहीं है, हम अंग्रेजों का अहंकार और अकड़ खींच रहे हैं, क्योंकि वो हम पे बड़ा अत्याचार करते हैं। वो सोचते हैं हम इनको यातनाएं देंगे तो ये झुक जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे हमारे सामने, भीख मांगेंगे हमसे आजादी की, लेकिन हम भीख नहीं मांग रहे हैं। और इससे उनकी अकड़ कम हो रही है, इससे उनका अहंकार का, मतलब अहंकार का जो कुआं है, अकड़ का कुआं है, देखो फिर ये रूपक अलंकार आ गया, उनकी जो अकड़ है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। मत ये मत सोच कि हम पानी खींच रहे हैं, ये सोच कि हम उनकी अकड़ और अहंकार को खींच रहे हैं, उनके कुएं को कम
कर रहे हैं, मतलब उनका जो घमंड है उस घमंड को हम खत्म कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। और अब मुझे समझ में आ गया कि तू रात को क्यों बोल रही है, क्योंकि दिन में तो हमारे ऊपर बड़े बड़े अत्याचार होते हैं। ये जो जेलर हैं, ये जो अंग्रेज अफसर हैं, ये हम लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं और इनको हम पर कोई दया भी नहीं आती, और उसको देख के तो तू बिल्कुल सहन ही नहीं कर पाएगी। मैं समझ गया, इसीलिए तू रात को आई है और गजब ढा रही है बोल बोल के। मतलब क्यों आई है तू गजब ढाने आई है, हमको सांत्वना देने के लिए आई है। दिन में हम पर जो अत्याचार होते हैं, जो हमको इतने घाव मिलते हैं, जो हमारे ऊपर इतना वो मतलब मारपीट होती है, उस सब पर तो हमको मरहम लगाने के लिए आई है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कोकिल जरा बात बताओ, ये समय शांत है, रात का समय है, चारों तरफ निस्तब्धता छाई हुई है, शांति छाई हुई है, और इस अंधकार को भेद कर तुम इतनी जोर जोर से रो रही हो, क्यों रो रही हो, बोलो तो सही, क्या दुख है तुम्हें, क्या कष्ट है तुम्हें। और चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे रो रो के तुम क्या कर रही हो, हम लोगों में विद्रोह के बीज बो रही हो। हम लोग तो क्रांतिकारी हैं, पर हमारा कहीं आक्रोश शांत ना हो जाए, अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे अंदर जो उत्साह और जोश आंदोलन में भाग लेने का है, वो कहीं शांत ना हो जाए। तो तुम विद्रोह के बीज बो रही हो, फिर रूपक अलंकार आ जाए, विद्रोह रूपी बीज बो रही हो। और न केवल हमने बो रही हो, बल्कि ये विद्रोह रूपी जो बीज है वो तुम सारे जनता में बो रही हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। अब देखो यमक अलंकार है, काली शब्द बार बार आ रहा है, और आप देखना इसके भाव अलग अलग निकलेंगे, अर्थ अलग अलग निकलेंगे। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, और पहरे की हुकृति की ब्याली, जिस पर है गाली है गाली। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, और यमक अलंकार भी है, और अंत्य अनुप्रास अलंकार भी, और संगीतात्मकता आ गई है, भाषा में कैसा आ गई है, जैसे कोई संगीत है, वो कह रहे काली तू, तेरा रंग काला है, तुझे तो ईश्वर ने काला बनाया है, तो तू काली है। और रजनी भी काली, पर ये रात भी काली है, काली अंधियारी रात है। क्यों? क्योंकि ये गुलामी की रात है। यहाँ रात किसको कहा गया है? गुलामी की। जो गुलामी हम सह रहे हैं, जो हम उनके आजादी हमारी खत्म हो गई है, तो हमारी ये रात है वो भी क्या है? काली है। क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है, हमारे जीवन में कोई हरियाली नहीं है, हमारे जीवन में कोई समृद्धि नहीं है। इसलिए हमारा जो जीवन है वो कैसा है? काली अंधेरी रात जैसा है। शासन की करनी भी काली, और ये जो अंग्रेज है इनकी करतूतें भी काली। कभी जलियांवाला कांड कर देते हैं, कभी कोई और हत्याकांड कर देते हैं, कभी भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा देते हैं, तो इनकी करतूत भी क्या है? काली काली है। और काली लहर कल्पना काली। और इसीलिए जब इनके विरुद्ध हमारे मन में कोई भावना आती है, तो वो भावना भी विद्रोह की भावना ही आती है। और यहाँ पर कल्पना का मतलब है दुख, कष्ट, भावनाएं, वो सब भी कैसी हो गई हैं? काली हो गई है। ना तो अंग्रेजों की हमारे प्रति कोई उज्जवल भावनाएं, और ना हमारी अंग्रेजों के प्रति कोई उज्जवल भावना रह गई है। मेरी काल कोठरी काली, और ये जो मेरी कोठरी है जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये भी मेरी काल कोठरी, ये ऐसा लगता है जैसे मृत्यु देने वाली कोठरी है। ये भी चारों तरफ से कैसी है? काली है, क्योंकि इसमें भी कहीं से रोशनी और हवा आती ही नहीं है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जिन बेड़ियों में और जंजीरों में मुझे जकड़ा हुआ है वो भी कैसी है? काली। लोहे का रंग कैसा होता है? वो भी काली है। पहरे की हुकृति की ब्याली, और उस पर ये पहरेदार है, ये जो जेलर है, ये बिल्कुल जहरीले सर्प की तरह है। ब्याली का मतलब है सर्पणी, जहरीले सर्प की तरह हम पे क्या मारते रहते हैं? दंश मारते रहते हैं, मतलब हमें गाली गलौज करते रहते हैं, मारते पीटते रहते हैं। जिस पर है गाली है गाली। और सखी सुन, देखो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल को अपनी सखी बताया है। आली मतलब सखी बताया, क्योंकि वो उनके दुख दर्द को समझ रही है ना, और उनके दुख दर्द को मरहम लगाने आई है, उनमें विद्रोह की भावना जगाने आई है, उनका जोश और उत्साह और जागृति पैदा करने आई है। वो कह रहे हैं कि इस पर भी सखी हमको यहाँ पर क्या मिलती है? गालियां ही गालियां मिलती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होता है राती? कोकिल बोलो तो। अच्छा कोकिल, एक बात बताओ, तुम यहाँ पर आई हो, इस जो चारों तरफ जो संकट है हमारे, जो काल का मृत्यु का संकट हमारे चारों तरफ छाया हुआ है जेल पर, तुम भी मरने आई हो कि तुम्हारे अंदर भी देश पे जान न्यौछावर करने की भावना आ गई है? तुम भी उसी भावना में मद मार रही हो, अर्थात गर्वित फील
कर रही हो। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, क्यों तुम अपने इन गीतों को, जो तुम्हारे गीत हैं चमकीले गीत हैं, चमकीले क्यों कहा है, क्योंकि वो उत्साह जगा रहे हैं, जोश जगा रहे हैं, लोगों में विद्रोह की भावना भर रहे हैं, तो तुम अपने इन गीतों को इस माहौल में क्यों तैरा रही हो, अर्थात तुम क्यों गा रही हो। कोकिल बोलो तो मतलब तुम ये सब काम क्यों कर रही हो। कहने का मतलब है कि कोकिल भी ये काम देशभक्ति के लिए कर रही है, देश जागरण के लिए कर रही है। अब देखो आगे वो क्या कह रहे हैं, कवि तुलना कर रहे हैं कोयल की और अपनी। कहते हैं तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली और मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार और मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वहां और रोना भी है मुझे गुनाह, और देश विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर मेरी। तो देख तो सही तेरे में मेरे में कितनी असमानता है कोयल। क्या है कि तू तो हरियाली डाली पे रहती है और मेरी कोठरी कैसी है, मृत्यु का डर दिखाने वाली काली कोठरी है, निराशा और अंधकार इसमें भरा रहता है, दुख और कष्ट इसमें भरा रहता है। तेरा नभ में संचार, तू तो पूरे आसमान में घूमती फिरती है, आजाद है। और मेरा 10 फुट का संसार, मेरी तो जरा सी कोठरी है, मेरे तो 10 फुट का संसार, मेरी कोठरी की चौड़ाई तो कितनी है, 10 फुट की है। मैं तो बस इसी में घूम लूं, इसी में खा लूं, इसी में पी लूं, सब कुछ इसी में कर लूं। और तेरे गीत कहाँ वे वहां, और जब तू गीत गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं तेरे गीत सुनकर, और मुझे रोना भी है बना, और मैं तो रो भी नहीं सकता, यदि मैं रो तो ये जेलर नहीं रोने देते है ना। क्योंकि उनको क्या लगता है, यदि कोई कैदी कभी कष्ट में रोता भी था तो उसको चुप करा दिया करते थे, उसको मुंह में कुछ भर दिया करते थे, आवाज ना निकले, क्योंकि यदि वो रोएगा तो दूसरा कैदी सुनेगा, और दूसरा कैदी सुनेगा तो उसमें सहानुभूति पैदा होगी, तो हो सकता है जेल में विद्रोह हो जाए। तो वो कहते हैं रोना भी है मुझे गुनाह, मुझे तो रोना भी गुनाह है, मैं तो रो भी नहीं सकता, और देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, तू मेरी तेरी और मेरी बीच में कितनी विषमता, कितनी अंतर है, फिर भी तू रणभेरी बजा रही है, अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध तूने भी युद्ध का बिगुल बजा दिया है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब ये बता, तूने भी हुंकार भर दी है रणभेरी की, हुंकृति मतलब हुंकार भरना, हुंकार भरना मतलब युद्ध के लिए तैयार हो जाना, जोश के साथ तैयार हो जाना। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या करूं। अच्छा कोयल, अब तू ये बता, तू तैयार है, रणभेरी की हुंकार तूने भी दे दिए, मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कलम का सिपाही भी हूँ, तो मैं अपनी कृति से और क्या कर दूं, मैं और कैसी कविता लिख दूं जिससे कि लोगों में और ज्यादा जोश आ जाए। तो अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, मैं और कौन कौन सी ऐसी कविताएं लिख दूं, और कौन कौन से ऐसे गान लिख दूं, और कौन कौन से ऐसे व्याख्यान लिख दूं, और जो भाषण लिख दूं, ऐसे लेख लिख दूं कि लोगों में जागृति पैदा हो जाए। कोकिल बोलो तो, कोकिल तुम मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर, मोहन किसको कहा है यहाँ पर, महात्मा गांधी, उनका नाम तो था मोहनलाल करमचंद गांधी। वो कहते हैं मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसने भर दूं। देखो जो महात्मा गांधी हैं, मोहनलाल करमचंद गांधी ने जो आंदोलन छेड़ा है, सब आंदोलन, जो राष्ट्रीयता का आंदोलन छेड़ा है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया है, तुम बताओ उनका जो व्रत है, उन्होंने जो संकल्प लिया है भारत को आजाद कराने का अंग्रेजों से, उस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी कहां और कैसे लगा दूं। कोयल तू मुझे प्रेरणा दे, तू मुझे रास्ता दिखा, तू मुझे दिशा दिखा। कोकिल बोलो तो बार बार जो लेखक है वो कोयल से प्रेरणा लेना चाहता है, कभी उससे प्रेरणा ले रहा है, कभी कोयल ऐसा महसूस करता है कि कोयल उसके घावों पर मरहम लगा रही है, कभी महसूस करता है कि कोयल विद्रोह के बीज बो रही है, कभी लगता है कि कोयल लोगों में जागृति भर रही है, कभी लगता है वो बाहर का संदेशा लेकर आई है और यहाँ का संदेशा वो बाहर वालों को जाकर देगी। तो कोयल कई प्रतीकों में हमारे सामने आई। तो ये कविता थी, आज मैंने आपको कविता का भावार्थ बताया है, माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय बताया है। कल हम इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही इनकी दूसरी कविता पढ़ेंगे, पुष्प की अभिलाषा। ओके, थैंक यू। मजा आया नहीं आया?